students, welcome back to our channel Just Jia. So, you know what we are going to read today? Obviously, you know from the title. We are going to read again a very interesting chapter. Chapter का name है Tribal Dikkus and the Vision of Golden Age, which is chapter 4 of Class 8 NCERT History book. ट्राइबल डिक्कूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज. ये एक ना इंटरेस्टिंग कैसे है, इस चैप्टर से ना काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे. ट्राइबल्स जो थे, ट्राइबल पीपल ऑब्वियसली दे स्टिल एग्जिस्ट बट इन स्मॉलर क्वांटिटीज़. तो वो कैसे अपना, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी, वो कैसे अपना लाइवलीहुड क्या होता था उनका, वो मतलब ट्रेड वगैरह में उनका क्या रोल था. ठीक है, उनका रिवॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे. तो ट्राइबल्स की लाइफ के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे. हमें क्या लगता है कि ट्राइबल्स जो है मतलब जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, और मतलब उनको हम सोचते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं, और वो मतलब यही हंटिंग और गैदरिंग ही करते होंगे, हंटिंग पे ही उनका जीवन वगैरह चलता है. नहीं, वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अलग अलग करते हैं, वो ट्रेड में भी इंक्लूडेड होते हैं. वो सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं. डिक्कूज़ कौन है? डिक्कूज़ एक तरीके से इनके दुश्मन हैं. एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज. अब गोल्डन एज क्या होता है? गोल्डन एज एक हम क्या सोच सकते हैं कि गोल्डन एज ऐसी है जिसमें फ्रीडम हो, कुछ डेवलपमेंट हो, तभी तो उस एज को गोल्डन कहेंगे ना. तो उसका विजन, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ये चैप्टर बेसिकली वही रिवॉल्व करेगा ट्राइबल्स और उनकी लाइफ के रिलेटेड, फॉरेस्ट वगैरह के आसपास. ठीक है, एंड इट इज़ क्वाइट लेंदी चैप्टर. सो इस चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो कुछ पार्ट्स में होंगी. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच देम टू in order to get a clear understanding of the chapter. Now without wasting our time, let us start the chapter. सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन आएगा इसका. इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? 1985 के अंदर, आई थिंक द ईयर दैट आई हैड रिटन इज समवेयर रॉन्ग. प्लीज़ आई विल करेक्ट इट इन द डिस्क्रिप्शन. इस ईयर के अंदर क्या होता है? अ मैन नेम्ड बिरसा नाम का एक आदमी होता है. वो जो है एक फैमिली से बिलोंग करता है, मुंडास. अब मुंडास कौन होते हैं? मुंडास एक ट्राइबल ग्रुप है. कहाँ का? छोटा नागपुर का, जो कि झारखंड में एक एरिया है. छोटा नागपुर, वहाँ पे एक ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है मुंडास. वहाँ पे एक मैन है उस ग्रुप से रिलेटेड जिसका नाम है बिरसा. उसको पाया जाता है कि वो फॉरेस्ट और विलेजेस में घूम रहा है. ठीक है, अब वो क्या डिक्लेयर करता है कि वो बोलता है कि लोगों को क्या कहता है वो, कि गॉड ने ना उसको अपॉइंट किया है कि मैं बाकी सब लोगों को जो है ना बचाऊं, सारी उनकी जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको सॉल्व करूं. और उनको जो स्लेवरी है ना ऑफ डिक्कूज़ को आउटसाइडर मान लिया गया है इधर. तो जो आउटसाइडर्स हैं ना, उनके जो स्लेवरी करनी पड़ रही है उन ट्राइबल्स को, उनसे भी उनको फ्री करवाऊँ. थाउजेंड्स ऑफ पीपल. अब जैसे ही वो ऐसे डिक्लेयर वगैरह करता है ना और बताता है जगह जगह जाके, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोग उसको कंसीडर करने लग जाते हैं, कि वो उसको भगवान मानने लग जाते हैं. उनके जो फॉलोअर्स हैं वो, उनके अंदर सिर्फ वो बिलोंग करते थे मुंडास ट्राइब से, लेकिन उसके फॉलोअर्स जो थे उनमें अलग ट्राइबल्स ऑफ रीजन, उसी रीजन के, छोटा नागपुर रीजन के जो बाकी ट्राइबल्स हैं वो भी इंक्लूडेड थे. वो भी इनके एक तरीके से फॉलोवर या भक्त बन गए. संथाल्स एंड ओराउंस, ये भी बाकी ट्राइबल्स के नाम हैं, संथाल्स एंड ओराउंस. देखो, अब ट्राइबल ग्रुप जो थे ना, मोस्टली सारे ट्राइबल ग्रुप अनहैप्पी थे ब्रिटिश रूल से. क्यों अनहैप्पी थे? बिकॉज जब से ब्रिटिश रूल इम्प्लीमेंट हुआ था, वो बहुत ज़्यादा बाउंड कर रहा था ट्राइबल ग्रुप्स को. एंड दे हैव टू लूज़ ए फेमिलियर वे ऑफ लाइफ. उनकी जो फेमिलियर वेज थी ना, जिससे वो जीवन यापन करते थे अपना, उनको उन्हें खोना पड़ रहा था. लाइवलीहुड एंड रिलीजन वॉज इन डेंजर. उनका जो जीवन यापन करने का जो तरीका था और उनका जो रिलीजन, कस्टम्स वगैरह थे, वो खतरे में थे.
अब इनके क्या कुछ फीचर्स होते हैं ट्राइब्स के। मोस्ट जो ट्राइब्स होते हैं उनके खुद के कुछ कस्टम्स और रिचुअल्स होते हैं, जैसे कहीं पे ये नोज पियर्सिंग और ये सब टैटू वगैरह बनवाना, इंक उनकी अलग होती है। तो ये उनके कुछ कस्टम्स और रिचुअल्स हैं, उनके फेस्टिवल्स होते हैं विच वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ब्राह्मण्स। जो उस टाइम के जो ब्राह्मण्स थे उनके जो कस्टम्स थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट थे। इनके जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं इनके अंदर कोई शार्प सोशल डिविजन्स नहीं होते, यानी कि सोसाइटी जो है ऐसे शार्पली कैटेगराइज नहीं की जाती है जैसे कास्ट सिस्टम के अंदर होता है या वर्ण सिस्टम के अंदर होता है। ऑल दोज हु बिलोंग टू सेम ट्राइब, जो एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किनशिप, वो ऐसा मानते हैं कि जो एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अब किनशिप क्या होता है? किनशिप होता है कि फैमिलियल रिलेशनशिप, जो वो कहते हैं कि हम सब एक तरीके से फैमिली हैं। हाउएवर देखो, अब शार्प सोशल डिविजन्स नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। देन आता है हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। 19th सेंचुरी की बात होगी। 19th सेंचुरी का मतलब 1801 से 1900 तक का जो ईयर है, ये जो 100 ईयर्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो रहते कैसे थे, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती थी, वो सर्वाइव कैसे करते थे। इनमें से जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा सम वर जूम कल्टीवेटर्स। जूम कल्टीवेटर्स क्या होते हैं? जूम कल्टीवेटर्स का कल्टीवेशन का दूसरा नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये जो कल्टीवेशन है, ये जो खेती है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में की जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में, जो फॉरेस्ट के टुकड़े हैं उन पे की जाती है। नाम से समझ में आ रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नाम से ये समझ आ रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं। क्या करते हैं ये कल्टीवेटर्स जो हैं वो क्या करेंगे, उस छोटे फॉरेस्ट की लैंड पे जा कर के वहाँ के जो पेड़ हैं जो उनका ऊपरी हिस्सा को काट देते हैं ताकि सनलाइट ग्राउंड तक पहुँच सके। वहाँ की जो उपज है, यानी कि जो भी प्लांट्स वगैरह जो हैं फॉरेस्ट के अंदर वो उगे हुए हैं, उनको जला देते हैं। उससे जो ऐश होगी, यानी कि जो राख होगी, उसको सॉइल के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उस ऐश के अंदर क्या होता है, पोटाश, जो कि एक न्यूट्रिएंट होता है, ताकि सॉइल को फर्टिलिटी मिल सके। और वो कौन से औजारों का यूज़ करते हैं? पेड़ों को काटने के लिए वो एक्स यानी कि कुल्हाड़ी का यूज़ करते हैं, और जो सॉइल है उसको मिट्टी को हटाने के लिए, स्क्रैच करने के लिए वो हो का यूज़ करते हैं, हो यानी कि फाली। अब फिर क्या करते हैं, इन्होंने अपनी ये सॉइल वगैरह प्रिपेयर कर ली, इसके बाद वो बीज फेंकते हैं, सोइंग ऑफ सीड, बीज को उगाते हैं, और फिर क्रॉप हार्वेस्ट होती है, यानी कि क्रॉप काटी जाती है जब उसका टाइम हो, वो पक जाती है जब फसल। उसके बाद वो क्या करते हैं, अब इन्होंने वो तो पूरा कर लिया उस फील्ड के अंदर, अब वो दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। दे मूव टू अनदर फील्ड, जिसको उन्होंने खाली छोड़ा था, ताकि वो जो काफ़ी सालों से खाली छोड़ा था, ताकि वो जो सॉइल है वो फर्टिलिटी गेन कर ले। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो है ना, मेनली किधर मिलते हैं? हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे हिल्स होती हैं और वहाँ पे फॉरेस्ट भी होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट हिस्सा जो है उधर, एंड सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया जो है उस इधर जो है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पाए जाते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब ही क्या होता है कि टू बी एबल टू मूव फ्रीली, वो आसानी से जो है फॉरेस्ट के अंदर घूम सकें बिना किसी बाउंडेशन के, और जो लैंड है उसको यूज़ कर सके अपनी फसलें उगाने के लिए। ये तो हमने देखा कि कुछ जो थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे या जूम कल्टीवेटर्स थे। अब सारी कल्टीवेशन नहीं करते थे, सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स, विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, कि कुछ जो थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे। फॉरेस्ट के अंदर सरवाइव कैसे करते थे वो? बाय हंटिंग एनिमल्स को मार के, एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी सामान जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है उसको इकट्ठा करके। अब एक ट्राइब का नाम दिया गया है द खूंस ऑफ उड़ीसा। ये उड़ीसा का एक ट्राइब है। कलेक्टिव हंट्स एंड डिवीजन ऑफ मीट अमंग देमसेल्व्स। इसमें क्या करते थे ये कि इकट्ठे काफ़ी सारे लोग जो हैं हंटिंग पे जाते थे, एंड जो मीट वो इकट्ठे करते थे, जो मीट हंटिंग के बाद जो मीट होता है उसको डिवाइड कर लेते थे आपस में।
ये फ्रूट्स और रूट्स खाते थे, और फूड जो था, जो ये खाना था, इनको कैसे पकाते थे, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे ये सीड से। किसकी सीड, यानी कि किसके बीज, जो एक साल, एक पेड़ होता है साल, और एक फ्लावर होता है महुआ नाम का। ये एक ऐसा फ्लावर है जिससे अल्कोहल बनती है। महुआ और साल जो बीज होते हैं उधर से ये ऑयल निकालते थे और उसमें अपना खाना पका के खाते थे। ये काफ़ी हर्ब्स और श्रब्स यूज़ करते थे फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। अब ये क्या बता रहे हैं, ये सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, फ्लावर, ट्री, हर्ब, शर्ब्स, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। हर्ब्स और शर्ब्स क्या होते हैं, छोटे पेड़ और झाड़ियाँ, ठीक है। और क्या करते ये, अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो ये इकट्ठा करके, गैदरिंग करके लोकल मार्केट्स में ये बेचते भी थे। जो लोकल वीवर्स होते थे और जो लेदर वर्कर्स, यानी कि लोकल वीवर्स क्या हुआ, जो कपड़े बीनते थे, और जो लेदर वर्कर्स जो लेदर की इंडस्ट्री को चलाते थे, एक तरीके से जो लेदर को बनाते थे, वो इनसे क्या ख़रीदते थे, कुसुम और प्लाश। ये फ्लावर होते हैं दो, फ्रॉम खोंड्स। खोंड्स कौन है, उड़ीसा का ट्राइब। इनसे ये कुसुम और प्लाश नाम के फ्लावर ख़रीदते थे वीवर्स। अब लोकल वीवर्स कपड़ा बनाएगा तो कपड़े को कलर देने के लिए भी उसको कलर की ज़रूरत है, तो ये इनसे ये फ्लावर्स ख़रीदते थे टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर को भी कलर करने के लिए। तो सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट्स, ये हो गया। नेक्स्ट आता है दे एक्सचेंज गुड्स। वो जो थे अपना जो सामान था आपस में एक्सचेंज करते थे। अब ऐसा नहीं है ना कि फ़ॉरेस्ट में हर चीज़ ही प्रोड्यूस हो। अब उनकी कुछ नेसेसिटी जैसे जैसे बढ़ी तो उन्होंने क्या किया, सामान आपस में एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। जो भी उनको ज़रूरत होती, जैसे राइस या बाकी ग्रेन्स की यूज़ होती, तो क्या करते वो, इन रिटर्न वो राइस ख़रीद लेते। ये फॉरेस्ट जो खोंड्स थे या जो ट्राइबल्स थे, ये राइस वगैरह ख़रीद लेते, ग्रेन्स ख़रीद लेते, और बदले में क्या देते थे, फॉरेस्ट का वैल्यूएबल प्रोड्यूस, कुछ भी, जैसे फ्लावर्स दे दिए या रूट्स दे दी किसी चीज़ की, या वुड दे दी। इवन समटाइम्स कई बार तो क्या होता था, वो गुड्स भी जो है ख़रीद लेते थे विद स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। जो भी वो कमाते थे, जो उनके पास होती थी, उन पैसों से वो गुड्स जो हैं, जो भी उनकी नेसेसिटी के जो गुड्स हैं, वो ख़रीद लेते थे। कुछ जो है एक्सचेंज गुड्स हो गया। देन क्या करते थे वो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेच देते थे, ये भी हो गया। अब हर कोई यही नहीं करता था, कुछ कुछ लोग क्या होते थे, और जॉब्स भी करते थे। यानी कि और जॉब्स, यानी कि विलेजेस के अंदर जो काम करते थे, जैसे छोटे मोटे काम करते थे, कैरिंग लोड्स, बिल्डिंग रॉड्स, जो बोझ उठा करके चलना, या रोड बनाने में हेल्प करना, लेबर प्रोवाइड करते थे अपनी फील्ड्स के अंदर, पीजेंट्स को यानी कि किसानों को अपनी लेबर प्रोवाइड करना, उनकी हेल्प करना। जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सप्लाई श्रैंक हुई, श्रैंक यानी कि सिकुड़ गई या कम हो गई, जब फॉरेस्ट ने की जो सप्लाई थी फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वो कम हो गई, तो वो क्या करते कि वो घूमते थे ताकि उनको काम मिल जाए एज लेबरर्स, कहीं पे वो लेबरिंग का काम कर दें, काम की तलाश में वो घूमते थे। ये तो खोंड्स के बारे में लिखा है। अब बहुत सारे ग्रुप्स, जैसे बैगाज एक ट्राइबल ग्रुप है सेंट्रल इंडिया के अंदर, वो ऐसे काम करने में खुश नहीं थे, वो रेलुक्टेंट थे, और वो अपने आप को रिस्ट्रेन करते थे कि ऐसे काम दूसरों के लिए वो नहीं करेंगे। वो अपने आप को क्या मानते थे, दे कंसीडर देमसेल्व्स एज पीपल ऑफ फॉरेस्ट, हम तो जंगल के लोग हैं। इट वॉज बिलो द डिग्निटी, उनकी कुछ डिग्निटी होती थी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट से वो ऐसा मानते थे कि हमारी डिग्निटी से ये बहुत कम है कि हम एक लेबरर बन जाए बैगाज के लिए। खोंड्स एंड बैगाज अब हमने पढ़ा है। जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको कुछ जो गुड्स वगैरह थे उनको ख़रीदने और बेचने भी पड़ते थे, जिसके कारण अब ये गुड्स का जब एक्सचेंज होने लग गया तो क्या हुआ कि उनकी डिपेंडेंस बढ़ गई, किस पे, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पे। ट्रेडर्स कौन हुए, जो व्यापारी यानी कि जो ख़रीद बेच करेंगे, और मनी लेंडर्स कौन हुए, जो पैसे का लेन देन रखते हैं। इन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया ट्राइबल्स को। ट्रेडर्स क्या करते, अपना जो सामान था वो हायर प्राइसेस पे बेचने लग गए, यानी कि बहुत महंगे दामों पे उसको बेचते थे। एंड मनी लेंडर्स यानी कि जो पैसा देते थे इनको, जो लोन देते थे ताकि उनके जो पैसे की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें, वो लोन तो दे देते थे लेकिन बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा ब्याज चार्ज करते थे।
तो ट्राइबल्स के लिए जो मार्केट और कॉमर्स था, यानी कि ट्रेड वगैरह जो मार्केट थी, उसका मतलब क्या हो गया कि डेप्ट एंड पॉवर्टी, लोन और गरीबी। दे कंसीडर्ड, वो क्या कंसीडर करते थे कि जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स हैं ना, वो इविल आउटसाइडर्स हैं, वो उनके दुश्मन हैं, जो बाहरी दुश्मन हैं, और उनकी जो सारी परेशानियां हैं वो सारी इन्हीं से रिलेटेड हैं। तो ये शायद जो हमने पढ़ा था डेकोन्स के बारे में, वो इन्हीं को कह रहे हैं, वो अभी आगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो आता है सम हर्डेड एनिमल्स, कुछ जो थे डेकोन्स नहीं, सॉरी डिक्कूज। सम हर्डेड एनिमल्स, अब फूड गैदरर देख लिया हमने, हंटर एंड फूड गैदरर देख लिया, उससे पहले हमने देखा झूम कल्टीवेटर्स। अब कल्टीवेशन और इनसे गैदरिंग से हट के कुछ लोग जो थे एनिमल्स को चराते थे, मतलब एनिमल्स का पालते थे। हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स, एनिमल्स की देखभाल करते थे और उनसे जो भी उनको प्रोड्यूस मिलता, जैसे दूध वगैरह या ऊन, उसको वो बेचते थे या उससे फर्दर कुछ प्रोडक्शन करते थे। इनको क्या बोला जाता था? पेस्टोरलिस्ट। पेस्टोरलिस्ट यानी कि जो घुमक्कड़ परवर्ती के होते हैं। ये जो थे, जो कैटल्स और शिप, भेड़ बकरियों के झुंड के साथ वो मूव करते थे अकॉर्डिंग टू सीजन्स। इनके कुछ सीज़न होते थे और अभी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक के अंदर, जैसे वान गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स, पंजाब के जो पहाड़ों में एक ट्राइबल लोग रहते थे, वान गुज्जर्स, और लाबादिस ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में लाबादिस नाम के एक ट्राइबल ग्रुप रहता था। ये जो दोनों थे वो कैटल हर्डर्स थे, जो गाय भैंसे चलाते हैं। देन है गडीज ऑफ कुल्लू, कुल्लू एक जगह है और वहाँ के जो ट्राइबल का नाम है वो है, ग्रुप का नाम गटीज। वो क्या होते थे? शेफर्ड्स, यानी कि भेड़ों को चराने वाले। कश्मीर के अंदर एक ग्रुप है बाकरवाल्स, ये गोट्स को चराते थे, यानी कि बकरियों को चराते थे। ठीक है, तो यानी कि पेस्टोरलिस्ट भी थे लोग। अब क्या होता है? सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। 3 पॉइंट पढ़ लिए हमने, झूम कल्टीवेटर्स, हंटर्स एंड गैदरर्स एंड एनिमल्स हर्डिंग एंड रियरिंग। अब नेक्स्ट क्या किया इन्होंने? कुछ लोग जो थे, अब जो बच गए, उन्होंने सेटल्ड कल्टीवेशन शुरू कर दी। सेटल्ड कल्टीवेशन यानी कि एक जगह रह करके। इवन बिफोर 19th सेंचुरी, 19वीं सदी जब आई भी नहीं थी, यानी कि 19वीं सदी जब आई भी नहीं थी का मतलब 1800 से पहले का टाइम, उसमें कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो थे उन्होंने सेटल्ड कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था। कल्टीवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस, एक ही जगह पे अपनी खेती बाड़ी करना। ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल उसी जगह पे अपना काम करना, फसल उपजाना, इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ना कि जगह जगह घूमना। यूज द प्लो, वो क्या करते थे? अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं। वो प्लो को यूज़ करते थे। प्लो क्या है? एक हल जिसको बोलते हैं ना, एक इक्विपमेंट होता है ये भी। वो प्लो यूज़ करते थे और जिस लैंड पे वो रह रहे थे उसके ऊपर उनको राइट मिल गया था कि ये लैंड हमारी है। पहले शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की कोई लैंड थोड़ी होती थी, वो एक जगह को छोड़ के फिर दूसरी जगह को पकड़ लेते थे। अब क्या हुआ, बहुत सारे केसेस में जो मुंडास थे, मुंडास के जैसे केस है, एक एग्जांपल दिया गया है। मुंडास में जो लैंड थी ना, ऐसा नहीं था जैसे आज के टाइम पे होता है कि जो ये टुकड़ा जो है ज़मीन का, ये उस पर्सन के नाम पे है, ये दूसरा टुकड़ा उस पर्सन के। उसमें क्या होता था कि जो जैसे ये 100 खेत हैं तो ये सारे के सारे मुंडास के हैं, यानी कि होल क्लैन, यानी कि एक पूरे ग्रुप का जो ग्रुप है उससे बिलोंग करती थी लैंड, मुंडास के केस में। ऑल मेंबर्स ऑफ क्लैन वर रिगार्डेड एज, जो सारे मेंबर्स होते थे क्लैन के, उनको ऐसा माना जाता था कि ये जो ओरिजिनल सेटलर्स हैं, ओरिजिनल सेटलर्स यानी कि जिन्होंने उस ग्रुप की शुरुआत की है, उनके डिसेंडेंट्स हैं, उनके वंशज हैं। फिर क्या है? सम पीपल विद इन क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर। कई बार क्या होता था कि क्लैन के अंदर, यानी कि उस ग्रुप के अंदर कुछ लोगों को ज़्यादा पावर मिल जाती थी दूसरों से, तो वो क्या बन जाते? चीफ बन जाते, और बाकी क्या बन जाते? फॉलोअर्स। और
एंड पावरफुल वन रेंट आउट देयर लैंड्स। और जो पावरफुल होते थे, जो चीफ वगैरह होते थे, वो खुद खेती नहीं करते थे फिर अपनी ज़मीन पे। वो क्या करते, रेंट पे दे देते थे अपनी ज़मीनों को, ताकि कोई और जो है उस पर खेती कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश ऑफिशियल्स सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक गोंड्स एंड संताल्स। ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो कंसीडर करते थे जो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो कुछ सेटल्ड ग्रुप्स जैसे कि गोंड्स और संताल्स थे, इनको ज़्यादा सिविलाइज्ड मानते थे देन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को कैसे बोलते थे कि ये तो बहुत ज़्यादा जंगली हैं और इन्हें रहने सहने का भी ढंग नहीं है। और इसके बाद एक टर्म आएगी बेवाड़। बेवाड़ क्या है, एक वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए यूज़ की जाने वाली एक टर्म है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक दूसरा नाम मान लो बेवाड़। ये टर्म मध्य प्रदेश में जो है यूज़ की जाती है। So here we are going to end this video, and for the remaining chapter we will be covering in our next part. Don't forget to watch it too in order to understand the chapter completely. Thank you so much for giving your precious time, and you can use my notes if you like them in order to help yourself in getting good marks. So thank you so much, and also don't forget to subscribe our channel and keep supporting. Thank you guys.